हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। इतिहास यूपीएससी और यूकेपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए इतिहास के संबंध में हम स्पेक्ट्रम की बुक को पूरा करने का विचार है। उसके संबंध में आज हम शुरुआत कर रहे हैं भारत में यूरोपियों का आगमन से। जैसा कि आप लोगों को जानते ही हैं कि 15वीं शताब्दी से लेकर यूरोप में 19वीं शताब्दी के मध्य तक आर्थिक रूपांतरण हुआ और इस अवधि के दौरान कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं बाजारों में विस्मयकारी एवं तीव्र वृद्धि हुई। पूंजीवाद सामंती अर्थव्यवस्था एवं समाज को प्रतिस्थापित कर रहा था और जो होने वाले परिवर्तन थे वो यूरोप तक ही नहीं थे। तो उस समय क्या हुआ कि यूरोप में इटली में 12वीं शताब्दी से ही व्यापार पर एकाधिकार इटली ने कर लिया था। और इटली में एकाधिकार इसलिए हुआ कि इटली में पुनर्जागरण सबसे पहले हुआ। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार भिन्न स्थल मार्गों के और जल मार्गों से तब भी इटली करता था। और इटली के जो व्यापारी थे वो 11वीं से 12वीं शताब्दी से ही यूरोपीय देशों को कलात्मक एवं विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे, जिससे वे बेहद संपन्न थे। इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली का व्यापार में वर्चस्व था और यूरोपीय देशों को सामान की बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा ही की जाती थी। यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। तो ऐसा कि हमने ये मैप बना हुआ, मैप में पूरा इंडिया दिख रहा है और यूरोपियन कंट्री दिख रही है। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरी यूरोप है और ये इंडिया है। तो उस समय भी व्यापार चलता था, ऐसा नहीं था कि व्यापार नहीं चल रहा है। पहले शुरू की शताब्दियों में जब 1498 में वास्को डी गामा आया, उससे पहले भी यही व्यापार चलता था। पहले व्यापार चलता था, ये फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी के ये इस खाड़ी के थ्रू ये जाता था ईरान के, फिर बाई ईरान से ये जाता था इटली। या फिर दूसरा तरीका था कि ये जाएगा इजिप्ट, इस रास्ते से रेड सी के थ्रू इजिप्ट जाएगा और इजिप्ट से फिर ये मेडिटेरियन सी इसको क्रॉस करके फिर इटली पहुंचेगा। तो इस तरीके से पहले व्यापार चलता था। लेकिन क्या हुआ कि यूरोप में सिर्फ इटली का एकाधिकार हो गया। अब इटली ये हर सामान जो यूरोप में जा रहा है वो इटली के थ्रू ही जा रहा है। तो इस एकाधिकार को तोड़ने के लिए यूरोप के अलग अलग जो बगल में देश हैं, पुर्तगाल, स्पेन, ये बाकी जो भी कंट्री यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन्होंने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनके जो ये राजा थे, उन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया तथा साथ ही खोजियों को वित्तीय मदद भी मुहैया की। पुर्तगाल और स्पेन जो बताया मैंने, जैसे कि वो प्रमुख देश थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में मुद्रण और नक्शा बनाने का कार्य तेज़ी से विकसित हुआ। अब क्या हुआ कि जो नक्शा बनाने का, अगर आपको किसी भी कंट्री को ढूंढना है, मैप में देखना है, तो एक नक्शा बनाना पड़ेगा। तो इस कार्य में बहुत ही विकास हुआ। खगोलीय प्रेक्षणशाला, बारूद इत्यादि जैसे प्रौद्योगिकी उपलब्धियों ने खोजियों की अत्यधिक सहायता की। इस प्रकार पुनर्जागरण का अभ्युदय हुआ। कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार, पूर्व की धन संपदा का आकर्षण और ईसाई मत का प्रचार, ये भी एक मेन कारण था जिसके कारण से कि जो यूरोपीय शक्तियाँ थी वो भारत में औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन के रूप में यूरोपीय शक्तियाँ आई। अब हमने देखा कि जब यूरोपीय शक्तियाँ को जब इतना व्यापार हो रहा है, इटली को देख रहे हैं, इटली इतना समृद्ध हो रहा है, तो यूरोपीय शक्तियों ने खुद भारत के जाने वाले रास्ते को ढूंढने के लिए काफ़ी खोजें करी। आपको पता होगा इसी में जो कोलंबस था वो अमेरिका पहुंच गया था। लेकिन जो वास्को डी गामा था, 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डी गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे थे। लेकिन केप ऑफ गुड होप होकर जब वास्को डी गामा 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा, तो उसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। तो ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल से वास्को डी गामा आया। अब आप देखेंगे मैप में, पुर्तगाल से वो पूरा अफ्रीका क्रॉस करते हुए वो आया यहाँ पे। और
ये है पुर्तगाल। पुर्तगाल से पूरा अफ्रीका क्रॉस करते 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 ये यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है। यहाँ से होते हुए वो फिर अपना उसके बाद वो भारत आया। तो इस प्रकार से वो फिर ये है भारत, ऐसे करके यहाँ भारत पहुँचा है वो। तो उसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से उस समय प्रभावित किया, पश्चिमी अमेरिका के विपरीत। अब अमेरिका में जब पहुंचे थे तो उस समय तुरंत ही वहाँ पे यूरोपीय शक्तियों ने अपनी वशीकरण शुरू कर लिया था। लेकिन पूरब, जैसे ये यूरोप है तो यूरोप का ये पूर्वी हिस्सा है और ये पश्चिमी हिस्सा है। पश्चिम में इनके अमेरिका हो गया और पूर्व में इंडिया और इधर की चाइना वगैरह इधर की कंट्री। तो क्या हुआ कि जब वास्को डी गामा यहाँ पहुँचा तो ऐसा नहीं था कि आते ही उसने क्षेत्र में अधिकार कर लिया। यूरोपीय शक्तियों को सीधे अपनी वशीकरण से शुरुआत नहीं कर सकी और ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा। लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक और शस्त्र आदि के कारण उन्होंने तीव्रता से समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित किया और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम किया। तो इस प्रकार तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो पुर्तगाल से वास्को डी गामा चला और वो अफ्रीका को क्रॉस करते हुए केप ऑफ गुड होप से फिर उसने अपना इंडिया की खोज करी। ठीक है, उसके बाद हम अभी हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सिर्फ पुर्तगालियों के से संबंध रहेगा कि पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ, उसके बाद आगमन के समय भारत की स्थिति क्या थी, पुर्तगाली और जमोरिन के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का सूत्रपात, फिर गोवा पर उन्होंने कब कब्जा किया, पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व कैसा था, अकबर के साथ पुर्तगालियों के कैसे रिलेशन थे और जहांगीर के साथ कैसे रिलेशन थे। ये एक ब्रीफ में हम पढ़ेंगे सो दैट हमारी धीरे धीरे हमारी जो भी स्पेक्ट्रम है वो कवर हो जाए। तो पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि वे व्यवसाय करने भारत आए थे, लेकिन उनका छुपा हुआ एक एजेंडा भी था। वो सिर्फ व्यवसाय करने नहीं आए थे, वो ईसाई मत का प्रचार भी कर रहे थे। और उनका मेन का एक एजेंडा ये भी था कि ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाईयत में परिवर्तित करना और अपने प्रतिस्पर्धियों विशेष रूप से अरब को बाहर खदेड़कर व्यापक रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उन्होंने उनके जहाज़ों को लूटा, उन पर आक्रमण किए, जहाजियों को लूटा और अन्य दमनात्मक कार्रवाइयाँ की। पुर्तगालियों की सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से मैनुअल प्रथम था पुर्तगाली शासक, उसने ही 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ जो व्यापार का मालिक स्वयं को घोषित कर दिया। पुर्तगालियों के पास, क्योंकि उनके पास अच्छे अच्छे जहाज़ थे, उनकी जो नेवी की ताकत थी, नौसैनिक ताकत उनके पास काफ़ी अच्छी थी, जिसके वजह से उन्होंने यहाँ का जो भी व्यापार था उसको तहस नहस करके अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। जो पुर्तगाली आए तो उस समय आगमन के समय भारत की क्या स्थिति थी? तो भारत में पुर्तगालियों ने जिस समय आगमन किया उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उनकी अत्यधिक मदद की। गुजरात के सिवाय जहाँ शक्तिशाली महमूद बेगड़ा का शासन था, समस्त उत्तर भारत कई छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य थे और छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया था और कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जिसके पास नौसैनिक शक्ति हो, और न ही उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को विकसित करने के बारे में सोचा भी था। तो इस तरीके से जब पुर्तगाली आक्रमण कर रहे थे तो उस समय मोटे रूप से जो हमारा भारत का हिस्सा है, हमारा ये दक्षिण का हिस्सा है, तो दक्षिण में ये वाला हिस्सा, उस समय यहाँ पे ऐसे कोई नौसैनिक ताकत किसी के पास नहीं थी कि जो यहाँ से जो पुर्तगाली आ रहे हैं उनका जो आप जवाब दे सकें। तो 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली जो वेनिस इटली का एक राज्य है की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे और उनके लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे।
तो उन्होंने क्या किया कि अरब ने मिस्र, जैसा कि अरब ने मिस्र और पर्शिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली, तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क के मार्ग बंद कर दिए गए। उसी तरह से पूर्व से वस्तुएं यूरोपीय बाजारों में मुस्लिम मध्यवर्ती के माध्यम से पहुंची, तो वेनिस। तो इस प्रकार 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यो दियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया और इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा गया। केप ऑफ गुड होप मैंने आपको दिखाया था। 1488 में लिस्बन लौट, वो तो 1488 में लिस्बन लौट गया, लेकिन फिर 10 वर्ष के अंतराल में 1498 में वास्को दी गामा भारत पहुंचा। वास्को दी गामा भारत पहुंचा है 1498 1498 में। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा उससे पहले जो है ये केप ऑफ गुड होप, ये जो केप ऑफ गुड होप में यहाँ पे पहुंच गया था 1498 में। 88 में जो यहाँ पे एक दूसरा पुर्तगाली नाविक था बार्थोलोम्यो दियाज, उसने केप ऑफ गुड होप खोल लिया था। उसके 10 साल बाद फिर यहाँ पे आया वास्को डी गामा, और उसके बाद फिर उसने वो भारत तक पहुँचा। ठीक है, उसके बाद अब जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा 1498 में, वास्को डी गामा जब उसके बाद अक्टूबर 1502 में जब वो कालीकट आया, तो उस समय वहाँ पे कालीकट जो एक जगह थी जहाँ पे फिर वो धीरे धीरे वो कालीकट पहुँचा। तो कालीकट में उस समय कौन राजा था? उस समय कालीकट में था जमोरिन। तो जमोरिन से जो वास्को डी गामा के जो संबंध थे वो मित्रतापूर्ण नहीं रहे। पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुता हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों, विशेष रूप से अरब व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित करना शुरू किया, यहाँ तक कि उनका उत्पीड़न शुरू किया। पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या अड्डों पर कब्जा स्थापित करके अपनी नौसेना की वर्चस्वता को कायम रखना चाहते थे और इसका विकास करने के लिए वो कटिबद्ध थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी और भी वहाँ के धीरे धीरे एरिया कब्जाना शुरू किया पुर्तगालियों ने, और जो बंदरगाह थे, तटीय क्षेत्र थे, उसको कब्जाना शुरू किया और वहाँ पे अपने अड्डे बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद जो कालीकट का एक हिंदू शासक था जमोरिन, उसे पुर्तगालियों की मंशा से पता थी, लेकिन वो समझ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। तो जब जमोरिन ने अपने बंदरगाह, लेकिन उसने क्या किया, जो उसके जमोरिन के बंदरगाह थे उससे मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया। पुर्तगालियों ने वहाँ पे गोलाबारी करी, तो फिर उनके बीच में युद्ध, गोलाबारी हो गई उसके बंदरगाह में। पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई से जो कोचीन और कालीकट की शत्रुता का लाभ उठाया और कोचीन के राजा के मालाबार क्षेत्र में पहला किला बनाया। 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलूक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को भी पराजित कर द्वीप पर अधिकार जमा लिया। उन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार, अब धीरे धीरे पुर्तगालियों का अधिकार बढ़ता जा रहा है। 1509 में उन्होंने पुर्तगालियों ने क्या किया, जो मिस्र का शासक था ममलूक, उसने जो जहाजी बेड़ों भेजे थे उनको पराजित कर दिया और द्वीप पर अधिकार जमा लिया। उसके बाद फिर 1510 में गोवा पे अधिकार कर लिया और गोवा को अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। फिर स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक अपने को सीमित रखने की घोषणा के पश्चात पुर्तगाली पूर्वी समुद्री क्षेत्र के एक छत्र बादशाह हो गए, और जिसे एस्तादो दो इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो एस्तादो दो इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? पुर्तगालियों, क्योंकि फिर स्पेन और पुर्तगाली दोनों एक साथ चले थे। लेकिन जब पुर्तगालियों ने क्या किया कि स्पेन हर जगह अपना कब्जा कर लिया, तो स्पेन का जो सम्राट था चार्ल्स पंचम, उसने हिंद महासागर में बोले हम हिंद महासागर में कुछ नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं फिलीपींस की तरफ। तो इस तरह से एक इनका समझौता हो गया कि भैया अब मैं फिलीपींस की तरफ वाला एरिया देख रहा हूँ, तुम यहाँ देखो। फिर भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात कैसे हुआ? पुर्तगाली भारत का एक नया इतिहास वर्ष 1505 में प्रारंभ हुआ, जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया। अब उन्होंने धीरे धीरे गवर्नर रखना शुरू कर दिया।
उसे पुर्तगाली जो गवर्नर रखा उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त सुविधा और बल प्रदान किया गया। तो पहला जो गवर्नर था वो पुर्तगाली कौन सा था 1505 में गवर्नर बना फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये नया नवनियुक्त गवर्नर था। इसको भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करने को कहा गया। और जो एरिया थे अदन, आरमुज, मलक्का जो वाला एरिया था, जो हमारे इस कोस्ट ये एरिया है, इस यहीं पे अलग अलग द्वीप हैं और इस एरिया में जो पोर्ट हैं कोचीन का, कैन्नौर, किल्वा, इन सब में किलेबंदी की सलाह दी गई। वेनिस के घटते व्यापार पर नज़र रखते हुए इनका आकर्षक व्यापार पुर्तगाल हस्तक्षेप के कारण खतरे में था। मिस्र ने पुर्तगालियों को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी। अब देखा कि पुर्तगाली पूरा किलेबंदी कर रहे हैं, तो मिस्र यहाँ पे मिस्र ने अपने किलेबंदी करनी शुरू कर दी। उसने भी देखा कि कहीं पुर्तगाली इस एरिया को भी कब्जा ना कर लें। डी अल्मेडा जिसे उत्तरी अफ्रीका में मूर से युद्ध करना पड़ा, जल्दी इस चुनौती से उबर गया। हालांकि 1507 में पुर्तगाली स्क्वाड्रन को मिस्र की और गुजराती नौसेना ने संयुक्त रूप से द्वीप से हटकर समुद्री युद्ध में हरा दिया था और अल्मेडा का पुत्र भी मारा गया था। तो 1507 में युद्ध हुआ, जहाँ गुजरात की सेना और मिस्र की सेना मिलकर यहाँ पे हिंद महासागर में, ये अरब सागर में इनका नौसेना के साथ युद्ध हुआ, लेकिन उसमें अल्मेडा का पुत्र भी मारा गया। लेकिन फिर भी इसका बदला लिया। अल्मेडा ने दोनों की नौसेनाओं को पूरी तरह से ध्वस्त किया और अपनी हार का, जो उसका बेटा मारा गया था, उसका बदला लिया। फिर अल्मेडा के बाद दूसरा गवर्नर आया जो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने क्या किया कि भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में इसने अपनी अधिक बड़ी और व्यापक रणनीति बनाई। वह क्या था, वह पूरब में अपनी जो है उसका ये विजन था कि पूरब में अपनी मृत्यु से पहले वो पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूरा कर लेना चाहता था। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने बेस स्थापित किए। भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में निर्णायक भूमिका द्वितीय गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की ही रही। अल्बुकर्क स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 में भारत आया था। तो अल्बुकर्क आया पहले से ही था, वो 1503 में ही भारत आ गया था, तो वो स्क्वाड्रन कमांडर था। और 1509 में उसे वायसराय नियुक्त किया गया और 1515 तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष 1509 में बन गया वायसराय और 1515 तक रहा भारत में। 1515 तक रहा। उसने 1510 में बीजापुर से गोवा छीनकर ठोस शुरुआत की। गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था और एक सामरिक स्थल भी था। यहाँ से पुर्तगाली मालाबार व्यापार पर नियंत्रण करते थे। तो 1510 में ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1510 में जब गोवा पे कब्जा किया उस समय पुर्तगाल का कौन गवर्नर था, तो कौन था, अल्बुकर्क। ठीक है, गोवा छीन लिया उसने। अभी फिर आपको पता ही है गोवा 1960 तक का उन्हीं के पास था, पुर्तगालियों के पास। 1515 में मलक्का और कुर्मुस पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम हो गया। अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। उसके जब 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर आसानी से कब्जा कर लिया था और बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख पत्तन था। यह जो गोवा जो था बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख पत्तन था, उसको कब्जा कर लिया। और मलक्का पर 1511 में ही पुर्तगाली प्रभुत्व कायम हो चुका था। लाल सागर के मुहाने पर स्थित सोकोत्रा द्वीप, सुमात्रा के सचिन दुर्ग, श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि में भी नए किले स्थापित किए। तो इस प्रकार से ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया इधर श्रीलंका वगैरह में भी, इन सब एरिया में पुर्तगालियों ने अपना कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया और जावा, थाईलैंड, पेगु इत्यादि से भी उन्होंने संपर्क किया। 1518 ईस्वी तक पुर्तगालियों ने चीन के संचाओं द्वीप पर बस्ती बसानी शुरू की। चीन तक पहुंच गए थे 1518 में। पुर्तगालियों ने पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1531 में चाउल, 1532 में दीव, 1534 में सालसेट और बेसिन। 1500 ये वही मुंबई वाला एरिया है। और 1536 ईस्वी में कैग्रा, नोर तथा मैंगलोर
होनावर, भतकल, कैन्नौर, क्विलोन, भावनगर इत्यादि सभी क्षेत्रों में अपना कब्जा जमाकर इनमें से कुछ क्षेत्रों में अपने कारखाने खोले। इन्होंने कारखानों का दुर्गीकरण आरंभ किया। कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी पुर्तगाली सम्राट द्वारा नियुक्त होता था। पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व। इसको हम पढ़ते हैं कि फिर व्यापार कैसे रहा। पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कोरोमंडल तट पर स्थित मसूलीपट्टनम, पुलिकट इत्यादि शहरों से वे वस्त्रादि वस्तुएं इकट्ठा करते थे। मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागापट्टनम पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। नागापट्टनम के उत्तर में स्थित जो सैंथोम था, वहाँ पर पुर्तगालियों ने की बस्ती बनाई। बंगाल का शासक था महमूद शाह। उसने पुर्तगालियों को 1536 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। अब पुर्तगाली यहाँ से पहुँच गए बंगाल की तरफ। और बंगाल में जो उन्होंने बंगाल में भी चटगांव और सतगांव में अपनी फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी। 16वीं शताब्दी के अंत पुर्तगालियों का एशियाई व्यापार पर प्रभुत्व बना रहा। 1506 में मसाले के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया और दूसरी तरफ पुर्तगाली अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जी जान से भिड़ पड़े। कभी कभी व्यापार और लूट में अंतर करना मुश्किल हो जाता था। भारतीय जहाज़ों से कई तरीके से पैसा वसूल किया जाता था। इसमें प्रमुख थी कार्टेज व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाज़ों के कप्तानों को गोवा के वायसरॉय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा उसे लूट लेते थे। पुर्तगालियों के समुद्र पर वर्चस्व रहने का एक महत्वपूर्ण कारण था कि मुगल शासकों ने कभी भी मजबूत नौसेना तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया तथा सुदूर दक्षिण में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। तो जिस समय ये पुर्तगाली आ रहे हैं उस समय इंडिया की क्या स्थिति है, तो आप देख रहे होंगे 1500